प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है गुप्तकालीन जो समय है, ईसवी सन की 3वीं सदी से लेकर 5वीं सदी तक, विशेषकर 6ठी सदी के मध्य तक का जो समय गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, उस गुप्तकालीन जो समय है उसमें भारत में एक महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, चीनी यात्री जिसने भारत की यात्रा की थी, भारत का भ्रमण किया था, और उसने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, रहन सहन, भौगोलिक स्थिति आदि के बारे में सुंदर वर्णन किया है। उस यात्री का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वो था फाहियान। प्रिय विद्यार्थियों, फाहियान का जो वास्तविक नाम था वो था कुंग, और 6 वर्ष की अवस्था में ही वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था, और उसका धार्मिक जो नाम था फाहियान, उसका जो अर्थ होता है धर्म प्रकाश। तो फाहियान पश्चिमोत्तर भारत में खासकर खोतान, गंधार, जम्मू कश्मीर होता हुआ पेशावर आया, पेशावर से पंजाब होते हुए श्रावस्ती, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, गया आदि तीर्थ स्थलों की उसने यात्रा की, और उसका जो समय भारत में माना जाता है फाहियान का वो है 399 ईस्वी से लेकर 414 वर्ष तक, लगभग 15 वर्ष तक फाहियान भारत में रहा। और इन 15 वर्षों में जो शासक था, तत्कालीन जो गुप्त शासक था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कहीं पर भी तत्कालीन गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की, और यहाँ से दक्षिण गया, और वहाँ से दक्षिण भारत से वो श्रीलंका चला गया, और श्रीलंका से वो अपने देश चीन को लौट गया, काफ़ी तूफानों, भयंकर समुद्री लहरों और तूफानों का सामना करते हुए, और उसने वहाँ पर जाकर अपने यात्रा वृत्तांत लिखा। यह अलग बात है कि जो भी चीनी यात्री आए हैं, ज़्यादातर उनका मूल विषय रहा है बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, तीर्थ स्थलों बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, बौद्ध धर्म के जो महान और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उनको अपने साथ चीन ले जाना। तो शायद इसी वजह से फाहियान का भी और जो अन्य गतिविधियों की तरफ विशेष ध्यान नहीं गया, विशेषकर राजनीतिक स्थिति या तत्कालीन शासकों के बारे में। लेकिन फिर भी जो फाहियान है उसका यात्रा वृत्तांत है वो तत्कालीन भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, रहन सहन, धार्मिक स्थिति आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं फाहियान ने जिन जिन क्षेत्रों में अपने यात्रा वृत्तांत का उल्लेख किया है उनके बारे में। तो पहले बात करते हैं हम तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति। फाहियान ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति की प्रशंसा की है, और वो लिखता है कि संपूर्ण प्रजा सुखी थी, समृद्ध थी, प्रतिबंधों से मुक्त थी, लोगों को अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती थी, और न ही मजिस्ट्रेटों के यहाँ हाजिरी देनी पड़ती थी। प्रजा के आवागमन में राजा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। यदि वे कहीं जाना चाहें तो जाते थे, यदि वे कहीं रुकना चाहें तो रुक सकते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। दंड विधान चीनी पद्धति के मुकाबले नरम था। शासन प्रबंध उदार नियमों पर आधारित था। अपराधी अपने अपराधों के अनुमानों में भारी अथवा शुल्क अथवा जुर्माने से दंडित किए जाते थे।
अब अपराधियों को शारीरिक यात्राएं नहीं दी जाती थी। ये महत्व की बात है कि प्राण दंड सर्वथा उठा दिया गया था। देशद्रोह के अपराधों को तथा बार बार दस्युकर्म करने पर अंग भंग करने का उल्लेख मिलता है और अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। इसलिए राज्य में अपराध बहुत कम होते थे। फाहियान लिखता है कि उसने हजारों मील की यात्रा करने में भी किसी प्रकार के चोर डाकुओं का कोई उल्लेख नहीं मिला, उनको उनका सामना नहीं करना पड़ा। अतः राज्य के मार्ग सुरक्षित थे, कर अत्यंत ही साधारण थे और प्रजा उन्हें सरलता से दे सकती थी। अतः राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जो उपज का एक भाग लिया जाता था। किसान भूमि कर को नगद अथवा धन के रूप में भी दे सकते थे। साधारणतः थोड़े मूल्य के चुकाने में कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। फाहियान एक जगह लिखता है कि प्रजा को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। स्थान स्थान पर धर्मशालाएं बनी हुई थी, विश्राम गृह बने हुए थे, जहां यात्रियों के लिए भोजन आदि का यथोचित प्रबंध था। फाहियान के विवरण से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था, संगठित था और प्रजा शांति के साथ वातावरण में सुखी और समृद्धि के साथ निवास करती थी। यद्यपि साधारण जनता की स्थिति संतोषजनक थी, तथापि गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती नगर जो कभी अपने वैभव के कारण प्रसिद्ध थे, वो अपना गौरव खोते जा रहे थे और अब उजड़ गए थे। धार्मिक स्थिति की बात जो फाहियान लिखता है वो ये थी। फाहियान ने बौद्ध हस्तलिपियों के संग्रह तथा बौद्ध धर्म के संपर्क के कारण पुनीत बौद्ध धर्म के स्थलों की यात्रा करने के लिए भारत आया था।